दिल्ली में स्थित इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल के लॉ के साथ मर्ज कर दिया गया है। अब यहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ग्रेनाइट से निर्मित मूर्ति लगाई जाएगी, जिसका अनाउंसमेंट खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। अमर जवान ज्योति को पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में शहीद होने वाले 3,843 भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था। इसे पहली बार 1972 में प्रज्वलित किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 फरवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। वहीं नेशनल वार मेमोरियल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में बनवाया था और इसे 1947 में देश की आज़ादी के बाद से अब तक शहादत दे चुके 26,466 जवानों के सम्मान में बनाया गया है। 25 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अब जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के बारे में। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी, इसका विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। मोहन सिंह ब्रिटिश सेना के एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे, किंतु कालांतर में उन्होंने साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया और उन्होंने इसके लिए जापानी सेना की सहायता का निर्णय लिया। ये एक 2 चरणों में पूरा हुआ। इसका पहला चरण था कि जापानी सेना ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सौंपना प्रारंभ किया तो वे उन्हें आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगी। सिंगापुर के जापानियों के हाथ में आने के पश्चात मोहन सिंह को 45,000 से अधिक युद्धबंदी मिले। यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 1942 के अंत तक इनमें से 40,000 लोग आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित होने के राजी हुए। भारतीयों द्वारा आमंत्रित किए जाने के पश्चात ही हम ब्रिटिश पर आक्रमण करेंगे, ऐसा आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों का मानना था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ाद हिंद फौज को एक नई दिशा दी। मलाया में ब्रिटेन के विरुद्ध काफ़ी प्रदर्शन हुए और 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का निर्माण किया गया। इस समय तक जापान यह योजना बना रहा था कि भारत पर हमला कैसे किया जाए और इसी उत्साहित के बीच दिसंबर 1942 के अंत तक आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों और जापानी सेना के बीच कुछ मंशा को लेकर एक विरोध उत्पन्न हो गया, क्योंकि जापानी चाहते थे कि 2,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों को शामिल न किया जाए, परंतु राजा मोहन सिंह चाहते थे कि भारत के सैनिकों की संख्या कम से कम 2 लाख से ज़्यादा हो और इस वजह से ये पहला चरण का जो युद्ध का जो हमले का निर्णय था वो टल गया। लेकिन दूसरे चरण में क्या होता है, अब आइए वो जानते हैं। आज़ाद हिंद फौज का द्वितीय चरण 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर पहुंचने के बाद प्रारंभ हुआ। इससे पहले गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था तथा उन्होंने 1940 में ही अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से नया दल का गठन कर लिया था। इसके पश्चात भारत से पलायन करने के पश्चात नेताजी रसिया पहुंचे और उन्होंने रसिया से ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मदद मांगी। लेकिन रसिया के मित्र राष्ट्रों के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाने के पश्चात नेताजी सीधे जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। लेकिन हिटलर का स्वभाव देखकर उन्होंने वहां से भी निकलना अच्छा समझा और उसके बाद फिर वो 1943 फरवरी में जापान पहुंचे। जापान से ब्रिटेन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ करने की मांग की। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर पहुंचे, जहां रास बिहारी बोस एवं अन्य लोगों ने उनकी मदद की। यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया में निवास करने वाले भारतीयों तथा बर्मा, मलाया एवं सिंगापुर के भारतीय युद्धबंदियों ने उन्हें महत्वपूर्ण सहायता पहुंचाई। अक्टूबर 1943 में उन्होंने सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार का गठन किया। सिंगापुर के अतिरिक्त रंगून में भी इसका मुख्यालय बनाया गया। धुरी राष्ट्रों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। धुरी राष्ट्र मतलब जापान, जर्मनी, इटली आदि। रंगून में भी इन्होंने इसका एक मुख्यालय बनाया था। सैनिकों को उन्होंने घन प्रशिक्षण देना चालू कर दिया और आज़ाद हिंद फौज के लिए पैसों को एकत्रित करना भी स्टार्ट कर दिया गया। उन्होंने इसमें एक महिलाओं की रेजिमेंट भी बनाई, जिसे झांसी रानी रेजिमेंट नाम दिया गया। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध में शामिल होने के लिए कहा।
लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शाहनवाज के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की एक बटालियन जापानी फौज के साथ भारत बर्मा सीमा पर हमले में भाग लेने के लिए इम्फाल पहुंची, किंतु यहाँ पर भारतीय सैनिकों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया। उन्हें न केवल रसद एवं हथियारों से वंचित रखा गया, अपितु जापानी सैनिकों के निम्न कार्य करने के लिए भी बाध्य किया गया। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल टूट गया और उन्होंने सैनिकों और इम्फाल अभियान की विफलता का कारण, सबसे बड़ा कारण यही रहा। आज़ाद हिंद फौज भारत को स्वाधीनता न दिला सकी और इस तरह ये दूसरा प्रयास ही विफल हो गया। इसके बाद ये चर्चाएं चलने लगी कि आज़ाद हिंद फौज भारत को स्वाधीनता दिलाने में नाकाफ़ी रहेगी और इसके पश्चात फिर नेताजी के साथ जो कुछ उल्टी सीधी घटनाएं हुई, इसके बाद उनकी मौत कैसे हुई, कहाँ हुई, किसी को आज तक नहीं मालूम। तो ये थी हमारे नेताजी के आज़ाद हिंद फौज की कहानी। अगर वो और उनका साथ कांग्रेसियों ने दिया होता तो आज भारत बहुत जल्दी ही आज़ाद हो जाता और भारत में जो ब्रिटिशों के कुछ कानून हैं वो लागू ना होते और भारत एक अच्छा मजबूत राष्ट्र भी होता। आपके इस बारे में क्या कहना है, बताइए।